हेलो लवली चिल्ड्रन, आज मैं आपको कक्षा 12वीं आरोह भाग 2 पाठ 16 जिसका शीर्षक है नमक, उसके प्रश्न उत्तर बताऊंगी। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप मेरी वीडियो को अभी देख रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, जिससे कि आपको आगे का वीडियो जल्दी देखने को मिल सके। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। साफिया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने को क्यों मना कर दिया? तो यहाँ उत्तर है, नमक की पुड़िया को लेकर साफिया के मन में यह द्वंद था कि वह नमक कस्टम अधिकारियों को दिखाकर ले जाए या चोरी से छिपाकर। साफिया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से मना कर दिया क्योंकि पाकिस्तान से भारत को नमक का निर्यात प्रतिबंधित था। यह गैर कानूनी था। दूसरे कस्टम अधिकारी नमक की पुड़िया निकल आने पर बाकी सामान की भी चिंदी चिंदी बिखेर देंगे, इससे बदनामी भी होगी। तीसरे, भारत में पर्याप्त मात्रा में नमक यहाँ पे बताया जाता है ना। अपना दूसरा प्रश्न है, नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में साफिया के मन में क्या द्वंद था? यहाँ पे है इसका आंसर, जब भावना के बदले बुद्धि हावी होने लगी तो साफिया का मन द्वंदग्रस्त हो गया। वह सोचने लगी कि कस्टम वाले पुड़िया ले जाने देंगे या नहीं। यदि उन्होंने उसे ना जाने दिया तो उसके वादे का क्या होगा? वही वादा जो उसने सिख बीवी से किया। साफिया जो कि सैयद थी, इसलिए उसने सोचा कि यदि वह नमक न ले गई तो क्या होगा, क्योंकि सैयद लोग कभी भी वादा नहीं तोड़ते। जान देकर भी यह वादा पूरा करना होगा। यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। जब साफिया अमृतसर पुल पर चढ़ रही थी तो कस्टम अफसर निचली सीढ़ी के पास सिर झुकाए चुपचाप क्यों खड़े थे? अब है इसका आंसर, साफिया अमृतसर पुल पर चढ़ रही थी तो इधर कस्टम अफसर निचली सीढ़ी के पास सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। सिख बीवी का प्रसंग छिड़ने पर उन्हें अपने वतन की याद आ रही थी। वह सिख बीवी बात साफिया के भावना से भी प्रभावित थे। उन्हें दूसरी जगह आकर भी अपने वतन की चीजें बहुत याद आ रही थी। राजनीतिक उद्देश्यों से सबको एक दूसरे से अलग कर दिया। अब यहाँ पे अगला देखते हैं अपन। चौथा प्रश्न है, लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा या मेरा वतन ढाका है, जैसे कि किस सामाजिक यथार्थ का संकेत करते? उत्तर, इन से यही स्पष्ट होता है कि चाहे राजनीति या भूगोल देश की सीमाओं को बांट दे अथवा देश को टुकड़ों में बांट दे, लेकिन लोगों के मन को नहीं अलग किया जा सकता। लोगों का मन किसी भी तरह से इस बंटवारे को नहीं स्वीकारता। एक पाकिस्तानी को दिल्ली प्यारी है तो एक हिंदुस्तानी को लाहौर प्यारा है। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है, नमक ने ले जाने के बारे में साफिया के मन में उठे द्वंद्व के आधार पर उसकी चारित्रिक विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। उत्तर है यहाँ पे, इसका उत्तर में है, नमक ले जाते समय साफिया के मन में अनेक द्वंद्व उठे, इससे उसके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं उभर आती हैं। पहली है भावुक। साफिया भावुक है, वह सिख बीवी की भावनाओं को मानती है तथा उसी के आधार पर लाहौरी नमक भारत ले जाना चाहती है। यह गैर कानूनी है, यह जानते हुए भी वह भावनाओं को बड़ा मानती है। दूसरा, यहाँ पर वायदे की पक्की। साफिया सैयद है, सैयद होने के नाते वह अपने को किसी भी कीमत पर पूरा करना चाहती है। वह नमक ले जाके लिए हर गलत सही तरीके पर विचार करती है। तो यहाँ पर लास्ट पॉइंट है, व्यवहारिक। साफिया है, व्यवहारिक है। यहाँ पर है जो तीसरा बिंदु, वो वहाँ पे यहाँ बता रहे हैं कि वो व्यवहारिक है। वह प्रेम के तोहफे को चोरी से नहीं ले जाना चाहती है। वह दोनों देशों के कस्टम अधिकारियों के सामने अपनी बात रखती है तथा अपने तर्कों से उन्हें अपने पक्ष में करने में सफल हो जाती है। इस तरीके से वह नमक की पुड़िया लाने में सफल होती है। यहाँ पे अगला प्रश्न है, देख रहे हैं, मानचित्र पर एक लकीर खींच देने से जमीन और जनता बट नहीं जाती। उचित तर्कों व उदाहरणों के जरिए इसकी पुष्टि कीजिए। अब यहाँ देखते हैं, राजनीति और कूटनीति के चलते देश के टुकड़े हो जाते हैं, देश कई टुकड़ों में बढ़ जाता है। भारत भी कूटनीति का शिकार रहा है। भारत आज पाकिस्तान और बांग्लादेश के कारण 3 टुकड़ों में बटा हुआ है, लेकिन सौभाग्य इस बात का है कि लोगों के दिलों में किसी भी प्रकार की दरार लकीर नहीं खिंची है। लोग आज भी एक दूसरे से मिलते हैं, उनमें वही भाईचारा और प्यार कायम है। हिंदुस्तान में इन दोनों देशों के नागरिक आते आते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, आते जाते यहाँ से नागरिक इन दोनों में
देशों में जाते हैं वे एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करते हैं, बताया जा रहा है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। नमक कहानी में भारत और पाक की जनता के आरोपित भेदभाव के बीच मोहब्बत का नमकीन स्वाद घुला है कैसे? यहाँ उत्तर है नमक कहानी में भारत व पाक की जनता के आरोपित भेदभाव के बीच मोहब्बत का नमकीन स्वाद घुला हुआ है। उनमें प्रेम और स्नेह स्वाद है। इस स्वाद में अपनापन है। लेखिका का अपने भाइयों परिचितों से स्नेह, सिख बीबी का लाहौर से लगाव, कस्टम अधिकारियों का दिल्ली व ढाका से जुड़ाव, ये सब दोनों देशों की जनता के बीच स्नेह को दर्शाते हैं। यहाँ पर देखिए क्यों कहा गया इस टाइप के से आपके प्रश्न बनते हैं। इसका है प्रश्न, क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं? कुछ मोहब्बत मुरब्बत आदमियत इंसानियत के नहीं। तो यहाँ पे आंसर है साफिया ने यह बात इसलिए कही है कि सब कानून से ऊपर है। इंसानियत से ही सारी बातें जन्म लेती हैं। कानून हुकूमत के हो सकते हैं लेकिन इंसानियत तो प्रेम और भाईचारे का कानून सिखाता है। जिस आदमी में इंसानियत नहीं है वह पशु है, जानवर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे उस पर हावी हो रही थी। यहाँ आंसर में साफिया के भाई ने कानूनी पक्ष बताकर नमक की पुड़िया को ले जाने के लिए मना कर दिया था। उस समय वह भाई पर बिगड़ी और इंसानियत प्रेम आदि की दुहाई दी, पर जब गुस्सा उतर गया तो उसने पुड़िया ले जाने के तरीके के बारे में सोचना शुरू किया। उसने अनेक विकल्प सोचे परंतु हर बार कानून का डर सामने आया। अंत में उसने इसे टोकरी में कुनुओं के नीचे छिपाकर ले जाने का निर्णय किया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाते हैं। यहाँ आंसर है ये सब कस्टम अधिकारी ने कहे। उसने साफिया से कहा कि कानून अपनी जगह है लेकिन मोहब्बत के आगे कानून भी नहीं चलती। जब मोहब्बत आगे अड़े आ जाए तो कानून धरे रह जाते हैं। वास्तव में इस दुनिया में इंसानियत सब कानून से परे है। अब अगला प्रश्न है यहाँ पर, हमारी जमीन हमारे पानी का मजा ही कुछ और है। यह आंसर है भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्ता ढाका को अपना वतन मानते हैं। लेखिका की पूरी बात सुनकर उन्हें अपनी जमीन ढाक आदि की याद आती है। वे भावुक उठते हैं और यह बात कहने लगते हैं। अब देखिए यहाँ पे और एक और प्रश्न बनते हैं, समझाइए तो जरा। इस तरीके से इस लाइन आएंगी और इसके आपको आंसर बताना है ना। तो पहले इसमें प्रश्न है बताया जा रहा है जो प्रश्न बने हैं। फिर पलकों से कुछ सितारे टूटकर दुधिया आंचल में समा जाते हैं। इसका आंसर है लेखक के कहने का अभिप्राय यही है कि जब कोई अपने वतन को याद करता है अथवा उसे अपना वतन याद आ जाता है तो उसकी आंखों से आंसू की बूंदें टपकने लगती है। वह उसके सफेद आंचल में सितारे की तरह टूट कर समा जाते हैं। यादों की बौछारों से उनकी पलकें भीग जाते हैं। अब देखते हैं अगला सुने यहाँ पर प्रश्न, किसका वतन कहाँ है? वह जो कस्टम के इस तरफ है या उस तरफ? उत्तर में है भारत लौटने के समय साफी अमृतसर के स्टेशन पुल पर चढ़ती हुई यह सोच रही है सिख बीबी लाहौर को अपनाए। यहाँ बताया जाता है कि भारत लौटने के समय साफी अमृतसर के स्टेशन पर चढ़ती हुए यह सोच रही है सिख बीबी लाहौर को अपना वतन बताती है। पाक कस्टम अफसर दिल्ली को तथा भारतीय कस्टम अफसर ढाका को अपना वतन बताता है, जबकि ये तीनों ही अलग देशों में रहते हैं। इनका मन अपनी जन्मभूमि में है तथा इनका कार्य क्षेत्र व निवास अलग क्षेत्र में है। अब देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। इसका पहला प्रश्न यहाँ है, ये प्रश्न भी आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं जो बोर्ड एग्जाम में आते ही हैं। इसका पहला प्रश्न बनता है भारत पाकिस्तान के बीच वर्तमान संबंध कैसे हैं? यहाँ बताया जा रहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच वर्तमान संबंध यानी कि प्रेजेंट में कैसे हैं। यद्यपि विभाजन के बाद दोनों देशों के संबंध में कई वर्षों तक तनाव का माहौल रहा लेकिन पिछले 5-7 वर्षों से दोनों के बीच संबंध में भाईचारे और आपसी लेन देन की भावना बढ़ी है। रेल सड़क यातायात बहाल हुआ है। आज दोनों के बीच संबंध काफी सुधरे हैं। कला साहित्य विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से दोनों देशों में सौहार्दपूर्ण माहौल बनता जा रहा है। अब देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पर, लेखिका को भारतीयों के प्रति क्या दृष्टिकोण है? उत्तर में है लेखिका भारतीयों और पाकिस्तानियों को एक ही दृष्टि से देखती है। उसके मन में दोनों के प्रति भरपूर प्यार है। सिख बीबी और साफिया के द्वारा उसने इसी तथ्य की पुष्टि की है।
लेखिका भारतीयों के सहिष्णु यहाँ बता रहे हैं, लेखिका भारतीय के प्रेमी त्यागी मानती है। उसके मत में भारतीय कर्मठ और ईमानदार होते हैं, किया हुआ वादा निभाते हैं। अब अगला प्रश्न है यहाँ पर, क्या साफिया परोक्ष रूप से लेखिका है? उत्तर है यहाँ पर बिल्कुल, कई बातों से साफिया लेखिका का ही प्रतिरूप दिखाई पड़ती है। उसने इस काल्पनिक पात्र के माध्यम से अपनी व्यक्तिगत भावना और अवधारणा को प्रस्तुत किया है। वह वास्तव में मुस्लिम औरत की प्रतिनिधि बनकर न केवल पाकिस्तानी बल्कि भारतीय स्त्री की परिनिधि का चित्रण करती है। यहाँ अगला प्रश्न है, क्या विभाजन से दिलों में दरार पड़ जाती है? उत्तर देखते हैं, बिल्कुल नहीं। विभाजन तो राजनीतिक अथवा भौगोलिक परिस्थितियों की देन है। विभाजन दो देशों, दो सरहदों के बीच होता है, लेकिन लोगों के दिलों में कभी दरार नहीं पड़ती। उनकी संवेदनाएं, भावनाएं वही रहती हैं। वे कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं होते हैं। शरीर रूप से बेशक जुदा हो जाए, लेकिन मन से कभी नहीं। अगला प्रश्न है, पाठ की संवाद योजना कैसी बताइए? पाठ की संवाद योजना चुस्त और प्रबोधक है। संवाद पात्रों की मनोस्थिति और उनकी चारित्रिक विशेषताओं को उजागर करने में सर्वदा सक्षम है। छोटे छोटे संवादों के माध्यम से लेखिका ने गंभीर भावों का प्रस्तुतीकरण किया है, जैसे तो तुम कल चली जाओगी, हाँ अब कब आओगी, मालूम नहीं, शायद अगले साल, शायद कभी नहीं। इस तरह लंबे संवादों में भी सरलता और भावनात्मकता दिखाई देती है। जैसे, अगर एक भी चीज ऐसी वैसी निकल आई तो आपके सामान की चिंदी चिंदी बिखेर देंगे। कस्टम वाले कानून जो। वह बिगड़ कर बोली, निकल आने का क्या मतलब, मैं क्या चोरी से ले जाऊंगी, छिपा के ले जाऊंगी। भाई ये तो बहुत ही गलत काम करोगी आप, कानून। इस प्रकार से इसका उत्तर होता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, सिख बीबी की शारीरिक बनावट के बारे में लेखक ने क्या कहा? यहाँ पे है, सिख बीबी की शारीरिक बनावट के बारे में साफिया के माध्यम से कहा है। लेखिका कहती है कि उन सिख बीबी को देखकर साफिया हैरान रह गई थी। किस कदर वह उसकी माँ से मिलती थी। वही भारी भरकम शरीर जिसमें छोटी छोटी चमकदार आंखें, जिसमें नेकी, मोहब्बत और रहमदिली की रोशनी जगमगाया करती थी। यहाँ पे जगमगाया करती थी। चेहरा जैसी कोई खुली हुई किताब, वैसा ही सफेद बारीक मलमल का दुपट्टा जैसे उसकी अम्मा मोहर्रम में ओढ़ा करती थी। अब देखते हैं अगला प्रश्न, इस पाठ के आधार पर किसी एक घटना के परिवेश का वर्णन कीजिए। उत्तर में बताया गया है यहाँ पे आंसर में, लेखिका ने कीर्तन के परिवेश का सुंदर और यथार्थ चित्रण किया है। जैसे कीर्तन कोई 11 बजे खत्म हुआ, जब वे प्रसाद हाथ में लिए उठने लगी और साफिया के सलाम के जवाब में दुआएं देती हुई रुखसत होने लगी, तब साफिया ने धीमे से पूछा, आप लाहौर की कोई सौगात मांगना चाहें तो मुझे हुक्म चाहिए। ये घटना परिवेश का यथार्थ अंक करती है। अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं, नमक कहानी की प्रासंगिकता पर विचार कीजिए। उत्तर है यहाँ पर, नमक कहानी भारत पाक विभाजन के बाद दोनों देशों के विभाजित लोगों के दिलों को टटोलती मार्मिक कहानी है। लाहौर से आई सिख बीबी लाहौर को अपना वतन मानती है तथा लेखिका को वहां से नमक लाने को कहती है। पाकिस्तान में कस्टम अधिकारी दिल्ली को अपना वतन मानता है और उसे नमक ले जाने देता है। दिल्ली का कस्टम अधिकारी ढाका को अपना वतन मानता है। वस्तुतः जमीन पर खींची हुई रेखाएं लोगों के दिलों को नहीं बांटती। अगला प्रश्न है यहाँ पर, साफिया को अटारी में समझ ही नहीं आया कि कहाँ लाहौर खत्म हुआ और किस जगह अमृतसर शुरू हो गया है, ऐसा क्यों? उत्तर में बताया जाता है, देखते हैं। साफिया को लाहौर और अमृतसर में कोई अंतर महसूस नहीं हुआ, क्योंकि दोनों नगरों की जमीन, बोली, पहनावा आदि एक जैसा था। दोनों तरफ के लोग एक ही भाषा में बात कर रहे थे। उनके मिलने का तरीका एक था। इसलिए साफिया को समझ नहीं आया कि कहाँ लाहौर खत्म हुआ और अमृतसर शुरू हो गया। अगला प्रश्न है यहाँ पर, नमक कहानी में नमक किस बात का प्रतीक है? इस कहानी में वतन शब्द का भाव किस प्रकार दोनों तरफ के लोगों को भावुक करता है? उत्तर में है, नमक कहानी में नमक प्रेम व भावना के तोहफे का प्रतीक है। वतन शब्द का भाव ही देश का बंटवारा होने के बावजूद लोगों के अंदर अपनी जन्मभूमि से लगाव समाप्त नहीं होता। वतन की याद हर एक के मन में कहीं न कहीं दबी हुई है। देश की सीमाएं बहने के बावजूद दोनों तरफ के लोगों को अपनी जन्मभूमि की याद आती है। अगला प्रश्न है यहाँ पर,
नमक कहानी तो वही समाप्त हो जाती है। यहाँ बताते हैं, देखिए गद्यांश टाइप का एक पैरा आया है, इस प्रकार से आपको इनका व्याख्यान अर्थ उत्तर में ही बताना है। नमक कहानी तो वही समाप्त हो जाती है जहाँ नमक की पुड़िया लौटता हुआ कस्टम अधिकारी कहता है लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा। अमृतसर वाला प्रसंग तो कहानी में पैबंद सा लगता है। उपयुक्त कथन पर तर्क सम्मत टिप्पणी कीजिए। देखते हैं यहाँ पर, ये कथन सही नहीं है। कहानी का मुख्य उद्देश्य मानव मन की एकता बताता है। देशों की सीमाएं बढ़ जाती है परंतु दिल नहीं विभाजित होता, वह अपनी जन्मभूमि से कभी अलग नहीं होता। अमृतसर वाला प्रसंग कहानी के दूसरे पहलू को व्यक्त करता है। कहानी का पहला अंश भारत पाक विभाजन पर आधारित है परंतु दूसरा अंश पाक बांग्लादेश विभाजन पर आधारित है। भारत में रहने के बावजूद उसे ढाका की याद आती है। यहाँ अगला प्रश्न देखते हैं, नमक कहानी में साफिया एक पुड़िया नमक लाने के लिए इतना व्यग्रता और तत्परता क्यों दिखाती है? ये घटना किस मानवीय पहलू को रेखांकित करती है? उत्तर में देखते हैं, नमक कहानी में साफिया एक पुड़िया नमक लाने के लिए अत्यधिक तत्परता दिखाती है। यह उसके भावनात्मक रूप को दर्शाता है। लेखिका सिख बीबी को दिया हुआ वचन पूरा करना चाहती है। उसकी इच्छा पूरी करने के लिए वह कानून तोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। यह घटना मानवता, भाईचारे, उदारता व सहिष्णुता को रेखांकित करती है। अब यहाँ पर देखते हैं अगला प्रश्न, नमक कहानी में नमक की पुड़िया इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो गई है? कस्टम अधिकारी उसे लौटाते हुए भावुक क्यों उठा? यहाँ पे देखते हैं, इस कहानी में नमक की पुड़िया के महत्वपूर्ण बनने का यह कारण है कि भारत पाक के बीच नमक का व्यापार गैर कानून था। दूसरे, यह विभाजन की यादों से जुड़ी है। कस्टम अधिकारी नमक की पुड़िया लौटाते समय बताते हैं कि जो दूसरे, यह विभाजन की यादों से जुड़ी है। कस्टम अधिकारी नमक की पुड़िया लौटाते हुए भावुक हो उठा क्योंकि हर व्यक्ति को जन्मभूमि से लगाव होता है। उस प्रेम की अनुभूति से वह भावुक हो उठा। यहाँ पर देखते हैं अगला प्रश्न, नमक कहानी भारत पाक से के विभाजन के बावजूद मानवीय भावनाओं की शांति की कथा है। टिप्पणी कीजिए। उत्तर, नमक कहानी में भारत व पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की भावनाओं व संवेदनाओं को उभरा गया है। आज भी कलाकार व व्यापारी दोनों के देशों में जाने के लिए ललायित रहते हैं। आम जनता भी इस विभाजन से दुखी है। भारत से उन्हें वे तमाम सुविधाएं आसानी से मिल सकती हैं, जो भी उनकी तमाम सुविधाएं हैं आसानी से मिल सकती हैं, जिसके लिए उन्हें विदेशों में जाना पड़ता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, साफिया के लिए नमक इतना महत्वपूर्ण क्यों था? नमक लाने में किन किन का सहयोग मिला? उत्तर, साफिया के लिए नमक लाना बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि यह नमक उसकी मां जैसी महिला ने अपने राजस्थान से मंगवाया था। इस नमक को लाने में उसे लाहौर, दिल्ली के कस्टम अधिकारियों की मदद ली। अब देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पर, उनको यह नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। नमक कहानी में लाहौर के कस्टम अधिकारी के इस कथन के पक्ष या विपक्ष में 3 तर्क दीजिए। देखते हैं, नमक कहानी में लाहौर के कस्टम अधिकारी के इस कथन से सहमत नहीं हुआ जा सकता क्योंकि पहला बिंदु है, राजनीतिक निर्णय भावनाओं पर आधारित नहीं होते। दूसरा, पाकिस्तान व बांग्लादेश का निर्माण विरोध के आधार पर हुआ है। तीसरा है, समय बीतने के साथ साथ नई पीढ़ी विभाजन की नदी को भूल जाती है। इस प्रकार से ये पाठ यहीं समाप्त होता है। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि अगला वीडियो आपको जल्दी मिल सके। यहाँ पर ये पूरे प्रश्न उत्तर हो जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर ये पाठ कंप्लीट होता है। थैंक यू।